हेलो एवरीवन, दिस इज़ विशाल हियर। तो हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, थर्ड पार्ट दैट फॉर लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन। और यहाँ पर हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। और जल्दी से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि पिछले वीडियोस में दो वीडियोस में हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस या न्यूट्रिशन में क्या क्या पढ़ा था। तो हम लोगों ने मेंटेनेंस प्रोसेस को समझा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के मेंटेनेंस प्रोसेस के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, या लाइफ प्रोसेस के लिए क्या क्या चाहिए। दैट इज़ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन। ये सब सारे प्रोसेसेस हैं जिसको कि फॉलो करके हमारा लाइफ चलता है। इसमें हम लोगों ने न्यूट्रिशन वाला पार्ट, ये जो फर्स्ट प्रोसेस ऑफ लाइफ है, उसको हम लोग पढ़ रहे थे। तो न्यूट्रिशन के बारे में हम लोगों ने जाना, साथ ही साथ हम लोगों ने डेफिनेशन देखा। दो तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, एक है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और पिछले दो वीडियोस में हम लोगों ने बेसिकली ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। डिफरेंसेस देखा था हम लोगों ने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंसेस होता है। बेसिकली ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का पूरा डेफिनेशन देखा था, और उसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि फोटोसिंथेसिस होता है, वो फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था। और फोटोसिंथेसिस को करने वाले या उस प्रोसेस को फॉलो करने वाले किस तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है, डिपेंड अपॉन द सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी के यूटिलाइजेशन के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स कहते हैं या फिर केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ये हम लोगों ने देखा था। साथ ही साथ हम लोगों ने प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में जाना था। फोटोसिंथेसिस द सेम प्रोसेस, सिंपल सब्सटेंस और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो हम लोगों ने देखा था। मतलब किस तरीके के फूड को हम लोग सिंपल सब्सटेंस कहते हैं या किस तरीके के फूड को हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कहते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझा था। ये फोटोसिंथेसिस को डिटेल वे में इसका केमिकल एनालाइज किया था कि किस तरीके से उसका जो प्रोसेस है, जो कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, उसका केमिकल फॉर्मूला किस तरीके से होता है या फिर केमिकली वो किस तरीके से वर्क करता है, वो हम लोगों ने देखा था। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन H2O मिल करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल वो ग्लूकोज को फॉर्म करता है, साथ ही साथ वाटर को फॉर्म करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। ये ऑक्सीजन हमारे लिए काम करता है। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था कि 3 फेजेस था उसका, एब्जॉर्प्शन, कन्वर्सन, रिडक्शन। क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है ये भी हम लोगों ने समझा था। फोटोग्राफ वाइज में भी हम लोगों ने देखा था कि क्रॉस सेक्शन में किस जगह पर काम करता है, लोअर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस। साथ ही साथ गार्ड सेल कहाँ पर है, स्टोमा कहाँ है, स्टोमेटा क्या होता है, इन सबों के बारे में हम लोगों ने बेसिकली जाना था। आज हम लोग जानते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। द सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये क्या होता है इसको डिटेल वे में हम लोग समझेंगे। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या था? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ये था कि जो ऑर्गेनिज्म सिंपल सब्सटेंस को कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है और अपने लिए खाना बनाता है, मतलब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाता है और अपने सर्वाइवल के लिए उसको यूटिलाइज करता है, यूज करता है, उस तरीके के ऑर्गेनिज्म को हम कहते थे ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। और ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जिस तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता था उसको हम कहते थे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहां वही चीज आता है, उसका ठीक उल्टा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organism take complex substance and make it a simple substance to survive or for its own use is called heterotropic mode of nutrition, and the organism who does the process is called autotrophic organism. सिंपल सा मतलब कि वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है फॉर देयर सर्वाइवल, और उस सिंपल सब्सटेंस को यूज करके अपने लाइफ के प्रोसेस को कंटिन्यू करता है। तो उस तरीके के ऑर्गेनिज्म को कहते हैं हम हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। और द मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, उस तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। In this process of nutrition, organisms cannot prepare food on their own but dependent on autotrophs, plants or other animals. अच्छा, एक एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल एनिमल्स, मतलब जितने तरीके के एनिमल्स हैं
हाथी, घोड़ा, शेर, बाघ, मतलब लायन, एलिफेंट, पैरट, कैट, रैट, बैट, ह्यूमन बीइंग, ये सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं ये फॉलो करते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं जैसे फंगस, ये सब जितना फंगस हुए, फिर कुछ बैक्टीरियाज हुए जो कि हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड। कहने का मतलब कि इस तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन को हम पकड़ते हैं, ह्यूमन जल्दी आप लोगों के इसमें समझ में आएगा, और आगे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम जब पढ़ेंगे तो ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम को ही फॉलो करेंगे, ठीक है। उसे ही पढ़ करके हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से डाइजेशन प्रोसेस होता है या रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, एनर्जी मतलब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल सब्सटेंस में कैसे कन्वर्ट करता है, वो हम लोग ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन एनाटॉमी को ही पढ़ करके समझेंगे, ठीक है। तो हम लोग ह्यूमन बीइंग पकड़ते हैं कि ह्यूमन बीइंग के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। तो ह्यूमन बीइंग खुद से खाना नहीं बनाते। लास्ट वीडियो में भी मैंने खाना बनाने का मतलब समझाया था। खाना बनाने का मतलब ये नहीं कि गैस पे सारा सब्सटेंस ले आओ, मतलब आलू ले आओ, भिंडी ले आओ, सब चीज़ ले आओ और ले करके उसको सब्जी बना लो, रोटी बना लो और खा लो, उस तरीके से नहीं होता है प्रिपरेशन ऑफ फूड। मतलब कि कोई भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस या फिर कोई भी सिंपल सब्सटेंस उससे एनर्जी को कंज्यूम किया जाए, या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस उससे एनर्जी को क्या कहते हैं कंज्यूम किया जाए। तो इसी वजह से हम लोग मतलब कि ह्यूमन बीइंग में या कोई भी एनिमल में इतनी क्षमता नहीं होती है, वो सनलाइट ले नहीं सकते, वो सनलाइट से डायरेक्टली एनर्जी को कंज्यूम करके और अपने लिए फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो वो डायरेक्टली कोई भी फूड अपना नहीं बनाता है, बल्कि डिपेंड करता है किसके ऊपर, ऑटोट्रॉप्स के ऊपर में, मतलब प्लांट्स के ऊपर में। प्लांट्स जनरली ऑटोट्रॉप्स होते हैं और वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, उसके ऊपर में डिपेंड होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि भाई हम लोग लाते हैं जैसे धान चावल ले आए तो वो प्लांट से हम लोग लेकर के आते हैं। कोई भी फूड जो हम खाते हैं वो डायरेक्टली हमें मतलब कोई भी फूड हम लोग अगर खाते हैं तो वो इनडायरेक्टली हमें ऑटोट्रॉप से मिलता है, किसी न किसी प्लांट से लिया जाता है या किसी न किसी तरीके से हम लोग कंज्यूम करते हैं। और अदर एनिमल्स मतलब दूसरे एनिमल्स को भी मार करके खा करके हम लोग, मतलब कहने का कि हम लोग उसके ऊपर में डिपेंडेंट रहते हैं ना। ऑन द बेसिस ऑफ ईटिंग हैबिट, जो खाने का तरीका होता है, दे आर अगेन डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स: होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो यहाँ हम लोग देखते हैं अगेन होलोजोइक हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को ही फॉलो करने वाले जो लोग होते हैं या जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका फर्स्ट ईटिंग हैबिट जो होता है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, मतलब होलोजोइक न्यूट्रिशन को वो फॉलो करते हैं। अब होलोजोइक में भी 3 तरीके के ऑर्गेनिज्म आते हैं। पहला जो कि हार्बीवोरस होता है, दूसरा जो कि कार्निवोरस होता है, और तीसरा जो कि ओमनीवोर होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि भाई हमारे मतलब बहुतों के घर में होते हैं दादा दादी या बहुत सारे ऐसे भी ह्यूमन बीइंग होते हैं जो कि मतलब कि मांस वगैरह नहीं खाते हैं, मीट वगैरह नहीं खाते हैं, ठीक है, किसी अदर ऑर्गेनिज्म को नहीं खाते हैं मार के, इवन अंडा भी नहीं खाते हैं। तो उस तरीके के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट के ऊपर में डिपेंडेंट रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ धान चावल गेहूं या शाकाहारी खाना खाते हैं, हिंदी में उसे शाकाहारी कहते हैं। तो उस तरीके के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि टोटली डिपेंड होते हैं प्लांट्स के ऊपर में, उन तरीके के ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं हार्बीवोरस ऑर्गेनिज्म। जैसे कि एग्जाम्पल में काउ, एलिफेंट, हॉर्स एक्सेट्रा, और ह्यूमन बीइंग भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ शाकाहारी होते हैं, सिर्फ और सिर्फ चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, फल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, ये सब खाते हैं, बट किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म या दूसरे किसी का मांस या मीट नहीं खाते हैं, इवन अंडा भी नहीं खाते हैं। तो उन तरीके के ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं हार्बीवोरस एनिमल या हार्बीवोरस ऑर्गेनिज्म। दूसरा ये होलोजोइक के ही अंदर में आता है। हार्बीवोरस पहला है जो कि होलोजोइक टाइप है। दूसरा कार्निवोर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ मीट खाते हैं,
ठीक है। इसमें ह्यूमन का बात नहीं करेंगे क्योंकि ह्यूमन किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई आपका मतलब प्लांट्स के ऊपर में डिपेंड ज़रूर होंगे। अगर वो मीट खाएंगे तो सिर्फ मीट के ऊपर में वो डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। सिर्फ मीट खा करके वो अपना गुजारा, कोई भी इंसान गुजारा नहीं कर सकता। उसको प्रोटीन के साथ साथ कुछ और भी चीज़, कार्बोहाइड्रेट्स का भी ज़रूरत होता है, फैट्स का भी ज़रूरत होता है, बहुत सारी चीज़ों का ज़रूरत होता है। ठीक है, जैसे दूध ही हुआ तो दूध भी एक शाकाहारी पदार्थ हुआ, दूध भी एक शाकाहारी खाना ही हुआ। तो किसी न किसी तरीके से हम हार्बीवोर होते हैं। ठीक है, तो कार्निवोर जैसे कि लायन जो कि सिर्फ और सिर्फ मीट के ऊपर में डिपेंडेंट रहते हैं, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार करके खाते हैं, वो घास नहीं खा सकते। कहते हैं ना कि शेर कितना भी भूखा रहेगा वो घास नहीं खाएगा। ठीक है, वही है टाइगर, वुल्फ, ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ दूसरे के मीट के ऊपर में डिपेंडेंट रहते हैं। वो प्लांट्स वगैरह के ऊपर में डिपेंडेंट नहीं होते हैं, किसी भी तरीके के प्लांट्स को नहीं खाते हैं। नाउ अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है भैया चलो मान लिए हार्बीवोरस वो जो कि सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोर वो जो कि सिर्फ मीट खाते हैं, तो भैया ये जो मीट और प्लांट दोनों के ऊपर में खाते हैं, जैसे कि हम हुए इंसान, बहुत सारे लोग ह्यूमन बीइंग हुए या और भी ऑर्गेनिज्म जैसे डॉग कभी कभी ये भी खा लेते हैं। तो उस तरीके के ऑर्गेनिज्म जो कि प्लांट और मीट दोनों के ऊपर में डिपेंडेंट रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं ओमनीवोरस ऑर्गेनिज्म या ओमनीवोर। जैसे कि ह्यूमन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ह्यूमन एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है, हम लोग एक ऐसे प्राणी हैं जो कि प्लांट्स के ऊपर में भी डिपेंडेंट रहते हैं, साथ ही साथ मीट के ऊपर में भी डिपेंडेंट रहते हैं, मीट भी हम लोग खाते हैं। तो उस तरीके के ऑर्गेनिज्म जो कि प्लांट्स और मीट मतलब और अदर ऑर्गेनिज्म दोनों के ऊपर में डिपेंडेंट रहे, उन्हें हम ओमनीवोरस ऑर्गेनिज्म कहते हैं। नाउ सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन या सेकेंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, सेकेंड टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर सेप्रोट्रॉपिक। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? दीज टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म यूजुअली डिपेंडेंट और फीड ऑन द डेड बॉडी ऑफ प्लांट और अदर ऑर्गेनिज्म। कुछ फंगस हुआ, मशरूम हुआ, ये जनरली कहाँ पनपते हैं? वहाँ जहाँ पर डेड बॉडी हो। मतलब डेड बॉडी मतलब ये नहीं कि किसी ऑर्गेनिज्म का, मतलब आदमी मर गया तो उसके ऊपर में और फलने फूलने लग गए, नहीं। डेड ऑर्गेनिज्म मतलब जैसे अगर प्लांट भी मर गया, कटा हुआ प्लांट हो या जहाँ पे बहुत सारे पत्ते गिरे हुए हों, ठीक है, तो इस तरीके के जगह पर मशरूम्स वगैरह उग जाते हैं या फिर फंगस उग जाते हैं। तो इस तरीके के ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरे के डेड बॉडी के ऊपर में डिपेंडेंट हों, मतलब उनके डेड बॉडी पर सरवाइव करें, उनके डेड बॉडी पर फीड करें, उनके डेड बॉडी को खा करके खुद सरवाइव करें, उस तरीके के ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स या सेप्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। और उस तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन को लेने का जो तरीका होता है उसको हम कहते हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। थर्ड, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। कैस्कटा एक प्लांट है जो कि जनरली आप अपने आसपास के पेड़ पौधों पर देखे होंगे, एक येलो कलर का बेल ऐसे लटका हुआ, बेल नहीं मतलब पतला 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 एक ये लटका हुआ रहता है। बहुत सारा प्लांट्स होता है, आप अपने आसपास में देखिएगा, गौर कीजिएगा तो आपको लगेगा कि अगर जैसे कि ये आपका पेड़ है, ठीक है, तो इस पेड़ के ऊपर में लंबा 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 येलो कलर का पतला सा धागा टाइप का कोई चीज़ उगाया है। ठीक है, ये पतला तरह का जो प्लांट होता है, इस तरीके के प्लांट्स, ये प्लांट कैस्कटा होता है। और ये जनरली किसके ऊपर में डिपेंडेंट रहते हैं? ये अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर में डिपेंडेंट रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई सेप्रोट्रॉपिक में भी तो अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे, लेकिन ये डेड बॉडी थी, ये डेड बॉडी के ऊपर में डिपेंडेंसी था। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके ऊपर में ये डिपेंडेंट है। तो उस तरीके के ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरे के लाइफ को थोड़ा सा मतलब दूसरे के एनर्जी को खुद में ले लेते हैं, ठीक है, मतलब उसे मार नहीं देते हैं, बल्कि उस तरीके जो जीवित ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके ऊपर में पलते हैं। ठीक है, दे आर द ऑर्गेनिज्म लिव ईदर ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर या उसके अंदर में रह करके एज ए मतलब उसे होस्ट कहते हैं, जिसके अंदर में बैठे हुए रहेंगे या जिसके ऊपर में वो लोग सरवाइव करेंगे उसे हम होस्ट कहते हैं। तो होस्ट के ऊपर में सरवाइव करें, उस तरीके के न्यूट्रिशन को हम कहते हैं
पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। और जो प्लांट्स या कोई भी एनिमल जो कि दूसरे के ऊपर में जिए उन्हें हम पैरासाइट्स कहते हैं। जैसे आप लोगों ने जू के बारे में सुना होगा, ये अंदर रहता है, बाल में रहता है, ठीक है, वो एक पैरासाइट्स कहलाते हैं वो। क्यों? क्योंकि वो आपके सर में रहेंगे और आपके सर के थ्रू आपका ब्लड को चूसेंगे और उस ब्लड के ऊपर में वो जीवित रहेंगे, ठीक है। अभी तो खैर बहुत जगह पर बेड हो गया है, लेकिन पुराने ज़माने में एक खाट की तरह एक बेड हुआ करता था जो कि रस्सी से बंधा हुआ रहता। उस रस्सी के अंदर में ये बहुत सारा खटमल रहा करता था। मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म रहता था जो उसके अंदर बैठा हुआ रहता। जैसे आदमी सोता था वो उसको काट करके और उसके बाद फिर खून पी करके और जीवित रहता था। तो उस तरीके के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर में जीवित रहते हैं या उनके न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करके अपना ज़िंदगी को सरवाइव करते हैं, उस तरीके के ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं पैरासाइट्स। और उस तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं हम पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो ये 3 तरीके का हुआ, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉपिक एंड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, जो कि जनरली हेट्रोट्रॉप्स या हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म फॉलो करते हैं। और इस तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। नाउ एक छोटा सा चीज है कि द वे ऑफ हैविंग एंड डाइजेस्टिंग द फूड डिपेंड्स ऑन 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब कि जो भी चीज हम लोग कंज्यूम करते हैं, जैसे ह्यूमन हम लोगों ने प्लांट्स को लिया, अपने बॉडी के अंदर में ले लिया, या फिर जैसे ये लीच, टेपवर्म, कैस्कटा, ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हुए जो कि हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, जब ये बाहर से मतलब आउटर इन्वायरमेंट से किसी तरह का फूड को अपने इंटरनल इन्वायरमेंट में मतलब अपने बॉडी के अंदर में लेते हैं, तो वो फूड उनके बॉडी में अंदर में जाने के बाद में गलता है या डाइजेस्ट होता है, ठीक है, डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होता है। अब ये जो डाइजेशन होता है, ये डाइजेशन बेसिकली डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म के ऊपर में कि कैसा ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म आइदर यूनिसेलुलर होगा या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का ज़्यादा डिटेल आप लोग अगर जानना चाहते हैं तो प्लीज़ गो थ्रू माई वीडियो, माई कोर्स सेल। उसका जो लिंक होगा वो मेरे वीडियो के अलावा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। यू विल हैव अ बेटर नॉलेज अबाउट यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इन माई कोर्स, दैट इज साइटोलॉजी सेल। ओके, तो उसके बारे में आप जान लीजिएगा। मैं लास्ट वीडियो में और पहले के वीडियो में भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करता रहा हूं कि अगर आप लोगों को सेल एंड टिश्यू इन दोनों के बारे में अगर ज़्यादा जानकारी नहीं है या फिर इसके ऊपर में आपको कॉन्सेप्ट कम है, तो प्लीज़ गो थ्रू माय वीडियो। एक बार आप ये सेल के बारे में अच्छे तरीके से जान लीजिएगा और टिश्यू के बारे में अच्छे तरीके से जान लीजिएगा, तो कोई भी चीज़ अगर आप आगे के लेसन्स में पढ़ें या कोर्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जैसे और वो ज़रूरत भी है, क्योंकि आगे के टाइम में भी मैं बहुत सारे ऐसे वर्ड को यूज़ करूँगा जो कि मे भी हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल कि आप लोगों के लिए अननोन हो, ठीक है। तो इट्स बेटर टू हैव अ बेटर कॉन्सेप्ट ऑफ सेल एंड टिश्यू, ठीक है। और ये आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में वहाँ अच्छे से जान लीजिएगा। बट फिलहाल मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल से बने हुए रहते हैं, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो कि ढेर सारे सेल से मतलब मिलियंस एंड बिलियंस मतलब मोर देन 1 सेल से बने हुए हों, उन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डाइजेशन कैसे होता है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डाइजेशन किस तरीके से होता है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं हम लोग कि डाइजेशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म है जिसका कि नाम है अमीबा।
ये अमीबा का फोटोग्राफ मैंने दे रखा है, ठीक है, और इसी से रिलेटेड कुछ कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा। जब आप फॉलो करने लगेंगे मेरा प्रीवियस मतलब सेल वाला कोर्स, तो आप देखिएगा कि उसमें बहुत सारा ऑर्गेनेल के बारे में दिया हुआ रहेगा। यहाँ पे भी उसी तरह से है कि जो ये ऑर्गेनिज्म होता है, इस ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स एब्सेंट रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, फूड वेसल्स हुआ, न्यूक्लियस हुआ, ठीक है। अमीबा जैसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जनरली न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होते हैं, और मेम्ब्रेन बाउंडेड भी जो होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल भी वेल डेवलप नहीं होते हैं, ठीक है, इधर होते ही नहीं है, अगर होते हैं तो फिर पुअरली डेवलप्ड रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के ऑर्गेनिज्म को, अब चूंकि इनके हाथ नहीं, पैर नहीं, कुछ भी नहीं, तो ये मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो मूव करने के लिए जनरली बॉडी का हर एक पार्ट, हर एक एरिया यूज करते हैं, सिर्फ मूव करने के लिए ही नहीं, खाना खाने के लिए, और मतलब हर एक प्रोसेस। जैसे अगर हम अपने शरीर में खाना खाते हैं तो वो खाना क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद में रिस्पायर होता है, मतलब वो खाना से एनर्जी लिया जाता है, और जो वेस्ट मटेरियल है उसको हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। अब यही सारा प्रोसेस आपको अगर सिंगल सेल में होना है तो वो कैसे होगा, ठीक है, वो होगा आपका ये 5 प्रोसेस के द्वारा: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इंजेशन और इजेशन ये दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। इसके क्योंकि होता क्या है कि बायोलॉजी में बहुत सारा ऐसा वर्ड है जो कि सिमिलर साउंड करता है, लेकिन सिमिलर साउंड करने की वजह से जनरली लोग क्या होते हैं कि समझ से बाहर हो जाता है, उनको समझ में नहीं आता है कि हाँ अभी इंजेक्शन में ये हो रहा है या इजेशन में ये हो रहा है। तो उस तरीके के वर्ड को आपको सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए कि हाँ ठीक है, इंजेक्शन का मतलब ये होता है और इजेशन का मतलब ये होता है। साउंड भले एक हो लेकिन काम उनका अलग अलग होता है, या कभी कभी अपोजिट भी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इंजेक्शन क्या होता है। इंजेक्शन क्या होता है, इंजेक्शन में क्या किया जाता है। इंजेक्शन में जैसे कि ये आपका ये है ये अमीबा है, तो अमीबा क्या होता है, अपने बॉडी पार्ट को किसी भी तरीके से मूव कर सकता है, या किसी भी नॉट मूव कर सकता है बल्कि बना सकता है। अपने जो पूरा का पूरा बॉडी है या सिंगल सेल का ये जो बना हुआ बॉडी है वो किसी भी शेप में बना सकता है, ठीक है। मतलब ये एक फिक्स शेप नहीं है इसका, जैसा चाहे ये अपनी बॉडी के शेप को बना सकता है। तो होता क्या है कि जनरली जैसे ही फूड, ये मान लीजिए कि बैक्टीरिया है, ये किसी तरह का फूड है, ये इसके सरफेस पे आता है, जैसे ही इसके सरफेस पे टच होता है, ठीक है, ये एक्चुअली देख भी नहीं पाएगा, इसको पता भी नहीं चलेगा सामने फूड है कि नहीं है। तो ये करता क्या है कि इसके सरफेस के ऊपर में जैसे ही कोई फूड पार्टिकल टच होता है, ये क्या करता है कि जो एरिया पे टच हुआ है उसके सामने का जो पार्ट है उसको एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में बना देता है। ये इस तरीके से बना देगा, ये यहां पर देखिए इसी तरह से बना रहा है, ये इस तरीके से बना देगा, और बनाने के बाद में आगे से फोल्ड कर देगा, और फोल्ड करने के बाद में फूड को अपने अंदर ले लेता है। और जो पार्ट है जहां पर ये फूड रहता है उसको फैगोसोम कहते हैं, और इस तरीके के प्रोसेस को जनरली बायोलॉजिकल टर्म में फैगोसाइटोसिस कहते हैं। फैगोसाइटोसिस कहते हैं इस प्रोसेस को। कभी कभी क्वेश्चन भी किया जा सकता है कि व्हाट इज फैगोसाइटोसिस, ठीक है। ये जनरली 9 और 10 के स्टैंडर्ड में पूछा जा सकता है, 2 नंबर या 3 नंबर का, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं कि अमीबा में जो खाने का प्रोसीजर होता है, फूड ईटिंग जो हैबिट होता है उनका, या ईटिंग प्रोसीजर जो है, उसी को हम लोग फैगोसाइटोसिस कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हाँ भाई, अमीबा में अगर फैगोसाइटोसिस है तो हम अगर खाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको ईटिंग कहते हैं बेसिकली, ठीक है। तो अमीबा जो प्रोसेस से खाता है उसको हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। ओके, दिस इज द फर्स्ट पार्ट जहां पर इंजेक्शन हुआ, ठीक। ओके, डाइजेशन। अब the amoeba then form a food vacuole inside the cytoplasm of amoeba where complex food break into small soluble molecules। यहां पर देखिए, ये आपका ये जो है ये फैगोसोम है, और ये एक फूड वैक्यूल की तरह बना देता है अपने अंदर। और जब आप
ये कि एक्चुअली इसमें एक लिक्विड भरा हुआ रहता है, मतलब कि ये जो कोई भी सेल अगर रहता है तो सेल के अंदर में एक लिक्विड होता है, ठीक है। ये जो पार्ट है ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ रहता है। इस लिक्विड को जनरली हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो इसी साइटोप्लाज्म में एक वॉक्यूल की तरह बना लेता है, एक ऐसा पाउच की तरह बना लेता है जिसमें कि फूड भरा हुआ रहता है, और इसी को हम कहते हैं फूड वॉक्यूल, ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट, absorption. What is absorption? The small readily soluble molecules then absorbed by cytoplasm. अब डाइजेशन प्रोसेस में क्या हुआ कि ये जो फूड वॉक्यूल बनाया साइटोप्लाज्म, फूड वॉक्यूल बना करके इस फूड को पूरा का पूरा ब्रेक कर देता है, और ब्रेक करने के बाद में एब्जॉर्प्शन वाले पार्ट में ये साइटोप्लाज्म ही पूरा का पूरा फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। जैसा कि यहां पर दिया हुआ है, साइटोप्लाज्म इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसके बाद का प्रोसेस आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है? द अब्जॉर्ब फूड इज देन फर्दर एसिमिलेटेड बाय अमीबा टू ड्राइव एनर्जी फॉर ग्रोथ। ये साइटोप्लाज्म पूरा का पूरा फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद में पूरा का पूरा एसिमिलेट कर लेता है। एसिमिलेट का सिंपल सा मीनिंग ये हुआ कि एनर्जी इज कंज्यूम्ड या एनर्जी इज टेकन बाय दैट फूड पार्टिकल। जो ब्रेक किया हुआ फूड पार्टिकल है जिसको कि एब्जॉर्ब किया गया, एसिमिलेशन वाले में उस एब्जॉर्ब फूड से एनर्जी को ले लिया जाता है और पूरा का पूरा कंज्यूम कर लिया जाता है। कंज्यूम करने के बाद में लास्ट जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो वेस्ट मटेरियल किसी भी जगह से, ये इधर दिखा रहा है बट द थिंग इज कि जरूरी नहीं है कि इधर वाले ही पार्ट से, हो सकता है इधर वाले पार्ट से भी वो उस फूड मटेरियल को बाहर निकाल देता है। और इस जो निकालने का प्रोसेस होता है या वेस्ट मटेरियल को अपने इंटरनल बॉडी सिस्टम से बाहर निकालने के प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन। नाउ अब हम लोग देख लेते हैं, एक प्रोसेस है एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। ये मैं आपको अभी थोड़ा सा बता रहा हूं, एनारोबिक रेस्पिरेशन, इट्स अ वर्ड, बट द थिंग इज कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जब मैं रेस्पिरेशन वाला कोर्स करने लगूंगा तो उस समय में अगेन मैं इसी अमीबा का बात करूंगा और आपको मैं डिटेल दूंगा कि किस तरीके से एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो जनरली जो माइक्रो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, और फूड पार्टिकल एनर्जी जो होता है वो एनर्जी आपके उस फूड पार्टिकल से या कंज्यूम एब्जॉर्ब फूड से निकाल लिया जाता है, वो एसिमिलेशन वाले पार्ट में होता है, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने जाना फ्रेंड्स कि डाइजेशन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, कैसे होता है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। बट जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 शेयर कीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ ज्ञान बांटने से और ज़्यादा बढ़ता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।